सोमैया HR कभी अटेंडेंस का बोलेगा तो NM बोलेगा तो कड़क, को मजाक में नहीं ले सकते। बोलने में क्या जाता है? चलो अंडरस्टैंड दिस। पब्लिक ज्वाइन इसके लिए करता है बोर्डार HR, क्योंकि उसको CA करना है, साइड बाय साइड कोर्सेज करना है और अटेंडेंस का इशू ना हो। वो अगर अटेंडेंस का इशू करने लगा पब्लिक छोड़ के भाग जाने वाला है, इधर भी जाएगा वो, कम अटेंडेंस वाला ही चाहिए। सोमैया इज लाइक 3,500-4,000 स्टूडेंट का फर्क, जो चाहिए जिसको चाहिए सबको ले ले। चलो ना मशीनरी अकाउंट 1 2 3 4 साल का था। फर्स्ट ईयर 2 बैंक 4 lakhs, बाय बैलेंस 4 lakhs बराबर। सेकेंड में 2 बैलेंस 4 lakhs, 2 बैंक 260, बाय बैलेंस 660। थर्ड ईयर 2 बैलेंस 660, 2 बैंक 250, बाय मशीनरी डिस्पोजल 4 lakhs, बाय बैलेंस 5,10,000। फोर्थ ईयर 2 बैलेंस BD 5,10,000, बाय मशीनरी डिस्पोजल 260 एंड बाय बैलेंस 250। PFD में बाय डेब्री पहले आएगा 40, फिर 2 बैलेंस CD 40 मिला। PFD अगर बनाया है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्किंग नोट, सो उसको मैं कर रहा हूं डिस्कस, नहीं भी बनाया तो चलेगा। बनाया वर्किंग नोट में तो देख लो, बाय डेब्री 40, 2 बैलेंस CD 40 मिला। लो मिला क्या? नाउ बाय बैलेंस BD, सेकेंड ईयर बाय बैलेंस BD 40, बाय डेब्री 53, 2 बैलेंस CD 93। थर्ड ईयर बाय बैलेंस BD 93, बाय डेब्री 20, बाय डेब्री 38,500, 2 एसेट डिस्पोजल 1 lakh एंड 2 बैलेंस CD 51,500। एंड फोर्थ ईयर बाय बैलेंस BD 51,500, बाय डेब्री 13,000, बाय डेब्री 25,000, 2 एसेट डिस्पोजल 52,000, 2 बैलेंस CD 37,500। एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में फर्स्ट ईयर 2 मशीनरी 4 lakhs मिला, बाय PFD 1 lakh, तो 3 का हो गया, 3 का बेचा 320 में, तो बाय बैंक 320 और 2 प्रॉफिट 20,000। सेकेंड ईयर में 2 मशीनरी 2,60,000, बाय PFD 52,000, बाय बैंक 2,30,000 एंड 2 प्रॉफिट ऑन सेल 22,000। पहले वाले मशीन का प्रॉफिट 20 है, दूसरे वाले मशीन का प्रॉफिट 22,000 आया। सबको मिला? बोला नहीं डाउट? That's it. होमवर्क एक ही समझा। आज हम लोग करने वाले हैं चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड। अब वैसे तो है ना, वो याद है मैंने सर्कल सर्कल बताया था, क्या था? अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, के अंदर होता है कंपनी का पॉलिसी, के अंदर होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बराबर है। अभी अकाउंटिंग कंसेप्ट और अनसेड रूल्स है, उसको कंपल्सरीली फॉलो करने बोलो तो कोई करने वाला है नहीं, तो कंसेप्ट को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें? स्टैंडर्ड्स में, एंड इट इज बीइंग मेड कंपल्सरी फॉर द कंपनी। तो AS 1 2 3 4 ऐसा 34-36 स्टैंडर्ड्स यू आर हैविंग व्हिच आर बीइंग मेड कंपल्सरी। ओके, तो जग मार के कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड से क्या होगा? सबका अकाउंट्स एक ही तरीके से प्रेजेंट हो पाएगा एंड वी कैन इजीली कंपेयर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। उसके अंदर होता है पॉलिसी। व्हाट इज पॉलिसी? इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी। इंटरनल रूल एंड regulations made by the company. They are nothing but company policies. Within the framework of concept and standards, they can follow n number of things. Accounting standard 1 जो है AS1, वो आप पढ़ोगे आगे। AS1 deals with policies. तो AS1 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पॉलिसी का भी स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। समझ रहे हो? पॉलिसी का भी स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। वो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपको जो पॉलिसी रखना है रखो, आपकी मर्जी, खाली उसको डिस्क्लोज करके बताओ।
और घड़ी घड़ी उसको चेंज मत करो। जो भी पॉलिसी है आप विद इन द रो फ्रेम काम कर रहे हो, जो करना है करो, आपकी मर्जी, प्लेग्राउंड है। बट जो भी पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हो उसको आप डिस्क्लोज करो, अपने फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करो। जैसे आरडीडी एक पॉलिसी होती है कंपनी कि आरडीडी क्रिएट करना ना करना इज अ चॉइस ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी करती है, कोई नहीं करती है, सो इट्स अ पॉलिसी। क्यों किया जाता है? बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म, कंसेप्ट इज कंजर्वेटिज्म। ऐसा AS1 उसके बारे में बोलता है कि पॉलिसी है आरडीडी, किसी कंपनी को रखना है, किसी कंपनी को नहीं रखना है, रखो, आपकी मर्जी। अगर रखते हो तो कितने टके से रखते हो? 5% आरडीडी, 6%, 7%, 8%, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट। वो आपका एस्टिमेट है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आप पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो ना आरडीडी रखने की, रखो, उसको डिस्क्लोज करो, हर साल उसको डिस्क्लोज करो। और एक बार कोई पॉलिसी चूज करते हो तो उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करो, घड़ी घड़ी चेंज मत करो, आपका ही नाम खराब होगा। क्योंकि पॉलिसी के बेसिस पे फ्यूचर डिसीजंस लिए जाते हैं। अब कोई कंपनी 5%, 6% आरडीडी रख रहा है, 8-9 साल हो गए, तो आगे के भी रिजल्ट अगर कोई बना रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है, तो 5-6% आरडीडी लेके चलेगा। पता चला कंपनी ने 1 साल आरडीडी लिया, 2 साल लिया नहीं, वापस 4 से चौथे साल लिया, 5वें साल लिया, वापस 2 साल नहीं लिया, ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी क्या हो जाएंगे? डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी के बेसिस पे शेयर प्राइस डिटरमाइन होता है कंपनी का। कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है, शेयर वैल्यू होता है, वो आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड नहीं होती है, आने वाले 10, 15, 20 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होती है। शार्क टैंक देखते हो ना, तो वो आज के प्रॉफिट्स या शायद वो लॉस मेकिंग भी रहेगा, उसके बेसिस पे उसको वैल्यूएशन नहीं मिलता है। कौन से बेसिस पे मिलता है? फ्यूचर वैल्यूएशन। मतलब क्या? शेयर का भाव। अचीजा होटल का आज का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे कोई अचीजा होटल नहीं खरीदेगा, अगले 3, 4, 5 साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे उसको खरीदेगा। तो दैट्स व्हाई ये प्रेडिक्शंस करने के लिए आपकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, जो भी पॉलिसी आप रखो। एग्जांपल आपने अभी मैंने आरडीडी का दिया, वैसे डेप्रीसिएशन का मेथड आप एफआईएम फॉलो कर रहे हो या आरबीएम या सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स, या फिर वो 3 चुन्नू मुन्नू मेथड आपने किया, नंबर ऑफ आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्सट्रैक्शन मेथड, या फिर जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, सिंकिंग फंड है, आगे और 2 मेथड्स हैं। तो आप व्हाटएवर मेथड आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो मेथड आपको क्या करना है? कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एक साल एक, दूसरे साल दूसरा, ऐसा चेंज करना नहीं है। 3 सर्कमस्टेंसेस में चेंज कर सकते हो। कौन से 3 सर्कमस्टेंसेस होते हैं? लॉ चेंज हुआ तब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया तब, दैट इज लाइक लॉ ओनली, मोर और लेस फॉर द कंपनी, एंड बेटर प्रेजेंटेशन। तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप चेंज कर सकते हो, वो फ्रीडम है आपको, चाहे जब मर्जी आए तब चेंज कर सकते हो। बट बेटर है कि वो ना करो, बने तब तक कंसिस्टेंट रहो। झोल करने के लिए करते हैं काफी कंपनी, बट उसमें नाम खराब हो जाता है। एक बार झोल, 2 बार झोल, तो पब्लिक को भी पता है पब्लिक कंपनी डब्बा है, फिर नया नया बकरा उसको ढूंढना पड़ता है। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो बने तब तक पॉलिसीज अडॉप्ट करो, उसको कंसिस्टेंट। अभी पॉलिसीज कौन से एरियाज में होती है? बहुत सारे एरियाज होते हैं पॉलिसीज अडॉप्ट करने के। आपने अभी तक 2 देखे हैं, आरडीडी मैंने बताया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताया, आगे एक चैप्टर आप करोगे इन्वेंटरी, स्टॉक वैल्यूएशन। तो स्टॉक वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट या मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस। अब जो कॉस्ट ढूंढना होता है, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस, उसको तो करना ही है। लेकिन जो आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो ना, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। फीफो होता है, लीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है, सिंपल एवरेज होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, रिटेल मेथड होता है, ऐसे 7-8 मेथड होता है वो कॉस्ट ढूंढने के। तो वो अलग अलग बिजनेसेस वो अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। वो पॉलिसी हो गई, वो भी आप पढ़ोगे, आगे चैप्टर में आएगा इन्वेंटरी। जस्ट एन एग्जांपल से कि फीफो है या वेटेड एवरेज, वो एक मेथड हुआ कॉस्ट ढूंढने का। क्या ढूंढने का? कॉस्ट। फिर आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर करो एंड कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, उस पे करो। लेकिन जो भी आप कॉस्ट ढूंढने के लिए मेथड अप्लाई करो वो आपकी पॉलिसी होगी। तो एक बार आपने फीफो किया तो फीफो ही फॉलो करो, वेटेड एवरेज किया तो वेटेड एवरेज ही फॉलो करो, सिंपल एवरेज किया तो सिंपल एवरेज ही करो। ऐसा घड़ी घड़ी चेंज करने का नहीं। तो ऐसे और भी एरियाज ऑफ एग्जांपल्स आएंगे आपके पॉलिसी के, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे ही ये पॉलिसी इस चैप्टर में कहां पे आती है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चाहे आप एफआईएम करो या आरबीएम, आपकी मर्जी। देखो डेप्री दोनों में सेम है, टोटल डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ है ना, दोनों में सेम होता है। किसी भी एसेट पे अगर आप एफआईएम अप्लाई करो, पूरे 10-15 साल की लाइफ का डेप्री सेम ही होने वाला है, या आरबीएम उस एसेट पे करो तो भी सेम ही होने वाला है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अलग हो जाती है। अगर आप एफआईएम करो तो वो डेप्री कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा?
इक्वली होता है। 1 लाख का एसेट अगर एफआईएम कर रहे हो 10 लाख का तो 10 10 10 10 10 10 10 10 और उसी पे अप्रोक्स आरबीएम वुड बी 20%। तो वही 1 लाख का डेब्री वोंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इट विल बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इनिशियल ईयर्स में ज्यादा और लेटर ईयर्स में कम। तो अगर आप एफआईएम कर रहे हो तो जो बंदा प्रेडिक्ट कर रहा है आपके रिजल्ट, इन्वेस्टर हो कि आपका लोन गिवर हो कि कोई एफडीआई आए, फॉरेन इन्वेस्टर आए, वो आपका अगर रिजल्ट प्रेडिक्ट करना चाहता है वो एफआईएम के हिसाब से सोचेगा। अगर आरबीएम कर रहे हो तो वो आरबीएम के हिसाब से सोचे, हाँ इस कंपनी ने ज्यादा डेब्री इनिशियल स्टेज में चार्ज कर दिया, फिर लेटर ईयर्स में कम होगा तो लेटर ईयर्स में प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं। तो टोटल डेप्रिसिएशन अंडर बोथ द मेथड रिमेन्स सेम, बट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग। ये पॉलिसी होती है कंपनी की। तो पॉलिसी जब भी चेंज की जाती है तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो उसका। क्या दो? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरुआत से। अगर कोई कंपनी ने एक एसेट पे एफआईएम चार्ज किया था आज से 6 साल पहले, 6 साल से वो क्या कर रही है? एफआईएम, और 6वें साल के एंड में उसको जाना है आरबीएम पे। क्या बोलती है स्टैंडर्ड? क्या बोलता है कि 6 साल से अगर आप आरबीएम कर रहे होते तो एसेट की क्या वैल्यू होती, प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन क्या इंपैक्ट होता, वो पूरा दिखाओ, वो पूरा का पूरा दिखाओ। बात समझ आई? एक सेकंड वो दैट साइड। So, if you are following a policy, तो follow it on consistent basis. And if you change a policy, then standard क्या बोलता है? Give retrospective effect. मतलब शुरू से आप आरबीएम कर रहे होते तो क्या होता है इफेक्ट, वो दिखाओ। ओके। आरडीडी अगर आप नहीं चार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो 5-6 साल से सपोज चार्ज कर रहे हो, फिर ना करने की सोचो, तो ऐसे बताओ कि शुरू से 5-6 साल पहले से अगर आरडीडी ना किया होता तो कितना फर्क पड़ता प्रॉफिट्स पे। शो दैट, तो शो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हेनेवर यू चेंज एनी पॉलिसी, शो व्हाट? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से अभी तक प्रॉफिट्स कैसे इंपैक्ट हुए सारा दिखाओ। ऐसा बोला गया स्टैंडर्ड में फॉर चेंज ऑफ पॉलिसी। बट जब डेप्रिसिएशन पे बात आती है तब देयर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि भैया कोई ऐसे 10 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना है, उस पर हम कहां पीछे जाए। कुछ बेच दिया वो तो गया ही, वैसे भी उस पर तो पुराना ही डेप्रिसिएशन लग चुका था। कोई 10 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी टीडियस प्रोसेस टू चेंज द प्रॉफिट्स ऑफ सो मेनी इयर्स एंड शो दैट इन द करंट ईयर। तो इसमें क्या बोलता है स्टैंडर्ड कि हाँ चले, अगर आपको टफ लगता है ना तो चले, तो रिट्रोस्पेक्टिव मत दिखाओ, तो क्या दिखाओ? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाओ। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? टेक इट लाइक अ चेंज इन एस्टिमेट। टेक इट लाइक अ चेंज इन एस्टिमेट। याद है हमने लास्ट लेक्चर किया था चेंज ऑफ एस्टिमेट। व्हाट वाज चेंज ऑफ एस्टिमेट? कुछ सालों बाद आपको लग रही है एसेट की लाइफ ज्यादा है, कुछ सालों बाद आपको लग रहा है एसेट का स्क्रैप वैल्यू अलग है, कुछ सालों बाद आपने एसेट को रीवैल्यू किया। दैट इज ऑल चेंज इन एस्टिमेट। तो प्रोस्पेक्टिवली दिखा दो, पूरा स्टार्टिंग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधा जहां खुली वहां सवेरा। मतलब 6 साल एफआईएम किया, 7वें साल आरबीएम करना है, जो 6वें साल का बैलेंस है ना उस पर आरबीएम चालू करो। स्टार्टिंग से अभी तक का रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत। आपको सिलेबस में भी प्रोस्पेक्टिव ही है, एग्जाम में आएगा तो भी प्रोस्पेक्टिव ही करना है। मैंने प्रैक्टिस के लिए दोनों डाला हुआ है, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेफ साइड वी आर डूइंग इट, बट आता आएगा क्या? प्रोस्पेक्टिव का मतलब उधर के उधर। एफआईएम टू आरबीएम करना है तो भी वैसे, आरबीएम टू एफआईएम करना है तो भी सेम तरीके से। समझा? तो पहले उसका प्रॉब्लम ले लो। पहले हम लोग करते हैं प्रोस्पेक्टिव, फिर करेंगे रिट्रोस्पेक्टिव। सर बट प्रोस्पेक्टिव કરીને ચેન્જ ઓફ મેથડ હોય તો ડેપ્રી પછી અલગ ના આવે? अलग है जाने ત્યાંથી अलग પણ એન્ડ ઓફ ધ એસેટ લાઈફ ડેબ્રી બોઇલ અપ થઈને સેમ થશે ના अलग જ થઈ। તો પછી કરેક્ટ કેવી રીતે થયું? તમે મેથડ ચેન્જ કરી નાખ્યું તો તમારો આખો ડેબ્રી પ્રોસેસ બી અલગ થાય। હા, એમાં તમારો એસેટ નો એસ્ટિમેટ પણ ચેન્જ થઈ જશે, લાઈફ પણ ચેન્જ થઈ જશે, સ્ક્રેપ પણ થઈ જશે, જે પણ છે ને આગળનું
વેલ્યુ ઈ પણ છે આપણે કરતા હતા છે 6 વર્ષ છે ને પછી 8 વર્ષ થઈ જાય તો ડિવાઇડ બાય 8 કરી નાખે એફડી અમાઉન્ટ ચેન્જ હા મેથડ પણ ચેન્જ થાય છે અને અમાઉન્ટ પણ ચેન્જ થાય ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ ડેબિટ પણ અલગ બંને एक्चुअली मेथड चेंज करवानो इट इज रिट्रोस्पेक्टिवली शुड बी डन बट दे आर नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली बने चेंज થશે एफडी નો अमाउंट पर चेंज देखो फर्नीचर is purchased for 10,000 on 1790 8 सब मिला on 1491 another furniture is purchased for 15,000 1st July 91 half of the first furniture is sold for 4,000 and another one is purchased for 20. On 1193, a new furniture is purchased for 5. Prepare furniture account for the year ended 31st December 91, 90, 91, 92, 93, assuming that the change is on 31st December 93 from 15% FIM to 25% RBI. अभी इसमें PFD मेथड नहीं है, दिस इज नॉर्मल. तो मेक एन एसेट अकाउंट. आगे दिया है प्रोस्पेक्टिवली. प्रोस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आया? जिधर चेंज हुआ उधर दिखा. सो बेसिकली कितने साल का पूछा अकाउंट? 4. 90, 91, 92, 93. तो करना कैसे पता है? सुनो. Year 90, 91 and 92 FI 93 में स्टेट आ इस पे चार्ज करना है सीधा बैलेंस. स्टोरी फिनिश. पिछला राम कहानी देखने की जरूरत देखो सिंपल सा सम है. इमेजिन करो आप FIM का सम कर रहे चिंदी वाला बेसिक सम स्टार्टिंग में जहां से हमने शुरू किया था. ये पीएफडी नहीं है, नॉर्मल है. पीएफडी के साथ भी कर सकते हो बट उसमें नहीं है आपको चेंज ऑफ मेथड. फर्नीचर इज परचेज फॉर 10,000 on 1790. 1790 टू बैंक 10,000 मिला. हेलो 1491 को दूसरा खरीदा. 1491 फॉल्स इन सेम ईयर और नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर एंडिंग. तो नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर को क्या करोगे? इस पे एक ही एसेट है, कितना वापरा है? 6 महीना. तो 10. अभी फिलहाल कौन सा मेथड है? 15% FIM. 10 नहीं है. तो 10,000 का 15% और 6 months. दैट इज 750. ये हो गया ईयर 1 खत्म. तो बाय बैलेंस शीट 9250 ये बन के आएगा टू बैलेंस BD 9250. बराबर है? समझा? Second year on 1491 another one is purchased for 15,000. So two bank 15,000. Is that right? Mila? On 1st July 91 half of the first furniture is sold for 4 and another one is purchased for 20. So whenever you sell you calculate what? P&L on sale. ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन तो खरीदा था 1790 लेकिन पूरा बेचा है कि आधा? तो कितने का नोट बनाओगे आप? 5 का ही बनाओगे. लेस डेप्रिसिएशन 90 के ईयर में इसका भी आधा ले लो ना 375 750 का आधा. ठीक है. WDV एज ऑन 1491 4625. Oh, sorry. 1191. Less depreciation in the year 91. 17 को बेचा. So 6 months. Hello.
किस पे लोगे? FIM कर रहे हो ना, तो 5000 6 months is वापस 375. You get WDV as on 1791 4250 and you sold it for 4000 and you have a loss of profit. Loss of 250. नॉर्मल सेल का नोट है, FIM ही कर रहा हूं मैं अभी तक, कुछ RBM का देखा भी नहीं है. Simply doing FIM, normal sum of FIM, correct? Are you getting that? So normal FIM sum I am doing. How many items you should record at a time of sale? Normally 3. पहला तो buy depreciation for the part of the year 375. Buy bank, that's your sale value of 4000. And loss है तो buy loss on sale of machinery. फर्नीचर. Okay, furniture. That is 250. This all three entries will happen on 1791. Also, there is a new purchase on the same day. That's worth 20,000. 20,000 का एक और खरीदा है ना सेम डेट पे. उसके बाद 1193 में खरीदा है, वो तो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट भी नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट. तो ये साल खत्म हो गया, तो इसका लास्ट डे पे क्या करना है आपको? वापस डेबिट ऑन रिमेनिंग एसेट चार्ज करना है, राइट? तो रिमेनिंग एसेट्स कितने हैं? देखो पहले वाले का आधा बेचा है, उस पे 5,000 रुपये आएगा, फुल ईयर आएगा. फिर ये 15 वाले पे 9 महीना, अप्रैल है, और 20 वाले पे 6 months. I'm making a small note. Depreciation for the year 91, 5,000. पहला वाला F15 का है, उस पे 15%, कितना टाइम का? पूरे साल का 750. F2 है 15 का, उस पे 15% फॉर 9 months. 14 है, दिसंबर एंडिंग है 1687.5 1688. एंड 20,000 वाले पे 15% सॉरी फॉर 6 months 1500. कितना आता है ये? 3988 3938 3938. ऐसे नहीं लाया, बैग में रखने का कल.